हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का यूट्यूब पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम लोग तीन चीज़ों को समझते हैं। एक समझेंगे हम लोग पीएम के बारे में, एक सीएम के बारे में और एक डीएम के बारे में। ये तीन ऐसा पद होता है दोस्तों जिसका भारत में अपना अलग ही महत्व है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम पीएम बन जाएं? कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि राज्यों में वो सीएम बने? और कौन व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हम डीएम बने? तो ये तीनों पद ही वास्तव में सबसे ताकतवर है भारत में, और इससे बड़ा कोई पद नहीं है। ये तीनों पद ही वास्तविक रूप से शक्तिशाली है। आपको पता होगा दोस्तों कि केंद्र में सबसे ताकतवर है अभी तो कौन होगा? पीएम ही होगा। केंद्र में अभी सबसे ज़्यादा ताकतवर पीएम होगा। अगर हम राज्यों की बात करें दोस्तों तो सीएम से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि इस पद को हर कोई चाहता है कि हमें मिले। हर कोई चाहता है कि हमें सीएम की कुर्सी किसी तरह से मिल जाए। ठीक उसी प्रकार से पीएम की कुर्सी को भी हर कोई चाहता है। चलिए, ये तो राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ बातें हैं। ये जो एक स्पेशल होते हैं डीएम साहब, यानी कि एक जिले का आप समझ सकते हैं कि ये मालिक है। यानी लगभग एक जिले में 10 लाख लोगों का मालिक होते हैं। ये कितने लोगों का? 10 लाख लोगों का। मान लीजिए कि अगर ये इतना ताकतवर है कि एसपी से भी ज़्यादा ताकत इनको मिला हुआ है। अगर धारा 144 अगर लागू करवाना है तो एसपी साहब को इनसे परमिशन लेना पड़ेगा, डीएम से। अगर ये परमिशन देगा तभी धारा उस जिले में 144 का लागू करवाया जा सकता है। तो इनका अपना अलग ही ताकत है। तो जिस प्रकार से पीएम, सीएम और डीएम पद का अपना गरिमा है दोस्तों, अब हर व्यक्ति का चाहत होता है कि हम इन तीनों पद में से कुछ भी हमें मिल जाए। तो प्रधानमंत्री का आप वजूद देख लिए हैं, और प्रधानमंत्री को आप पढ़ेंगे कि ये भी कहा जाता है कि केंद्र का में वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से आप ये जरूर पढ़े होंगे दोस्तों कि राज्यों में राज्य का वास्तविक प्रधान सीएम होता है। और इसका तो बात ही छोड़ दीजिए, डीएम को तो आप जिस जिले में रहते हैं इनका पावर से तो आप लोग परिचित ही होंगे। तो दोस्तों हम लोग आज इसी क्रम में मुख्यमंत्री को देखेंगे कि मुख्यमंत्री का टॉपिक को हम लोग आज अच्छी तरह से समझते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में क्या कहता है। एक तरफ राज्य लिख लेते हैं दोस्तों, राज्य के मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री। ठीक है, एक तरफ दोस्तों लिख लेते हैं केंद्र के मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों, एक तरफ केंद्र में लिख लिए, एक तरफ राज्य का लिख लिए। अब हम लोग दोनों को तुलना करके पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें हम लोगों को बहुत दिनों तक याद रहें। हम लोग सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे 74, फिर पढ़ेंगे 75। इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों? 89 को हम जोड़ते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पे प्लस 89 करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 163 और यहाँ पर हो जाएगा 164। तो हम 74 और 75 को पढ़ते हैं, फिर 63 और 164 को पढ़ते हैं, 163 और 164। तो 74 में क्या लिखा है दोस्तों? राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सलाह देगा। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह देगा, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए
क्या होगा, एक मंत्री परिषद का गठन होगा। ये भी बात आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। अनुच्छेद 74 में ये बात लिखा हुआ है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है दोस्तों कि मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 74। बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 74। ठीक है। यहाँ 75 में क्या लिखा है, पीएम की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 75 में लिखा हुआ है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। चलिए इसी के नीचे और एक बात लिख सकते हैं कि पीएम के सलाह से ही, किसके सलाह से, पीएम के सलाह से ही, पीएम के सलाह से ही, पीएम के सलाह से ही अन्य मंत्री परिषद, अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि यहाँ पे कहता है मेरे दोस्तों कि पीएम के सलाह से ही अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति, यानी कि पीएम साहब जो है सलाह देंगे कि आप अन्य मंत्री परिषद को नियुक्त कीजिए। मतलब क्या कि मान लीजिए कि रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह है। अब मोदी जी का मन हो जाए कि हम रक्षा मंत्री किसी और को बनाएं, मान लीजिए जेपी नड्डा को हम रक्षा मंत्री बना दें, मोदी जी का मन हो जाए, तो वो सीधे राष्ट्रपति को इसके बारे में बताएंगे कि ऐसा कीजिए कि जेपी नड्डा को अभी रक्षा मंत्री बना दीजिए। तो पीएम से सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो ये बात हो गया 74 में और 75 में। यहाँ पर अनुच्छेद 163 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर केंद्र में है तो यहाँ पे राज्य में है, तो यहाँ पे राज्य है तो यहाँ पे राज्यपाल, राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। ठीक है, या राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। कहाँ पे, राज्यों में। तो ये अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है। और यहीं पर दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीएम साहब है, यहाँ पर सीएम। सीएम की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। राज्यपाल सीएम को नियुक्त करेंगे। ठीक है, और सीएम के सलाह से ही, सीएम के ही सलाह से राज्यपाल क्या करेंगे, सीएम को नियुक्त करेंगे। और सीएम के सलाह से ही राज्य के अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी। ये अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि यानी कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। बहुत ध्यान रखिएगा, नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और सीएम के ही सलाह से राज्य के अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होगा। तो देखिए दोनों में समानता क्या है। अनुच्छेद 74 में क्या कहता है, अनुच्छेद 74 में कहता है राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सलाह देगा। तो मंत्री परिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन पूछेगा प्रधानमंत्री की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75। और ये भी कभी पूछ सकता है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति किससे पूछ के करता है, यानी किसकी सलाह से करता है, तो प्रधानमंत्री के सलाह से करता है। ये 75 में है दोस्तों। यहाँ पर आइए, पूछेगा राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, यानी राज्य की मंत्री परिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 163। तो यहाँ पर आराम से मार सकते हैं। अगर 74 में जो बात लिखा है केंद्रों के लिए, यही बात राज्यों में लिखा हुआ 163 के लिए, तो आप सीधे 89 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से 163 आ जाएगा। इसके बाद आइए दोस्तों 164 क्या कहता है
सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। क्वेश्चन पूछता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। और इसी को सलाह से राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होता है। ये तो दोस्तों जो पहला जो जुड़ा हुआ बात है हमारा मुख्यमंत्री से, यह शपथ। चीफ मिनिस्टर का शपथ यानी सीएम का शपथ, हम लोग देखेंगे सीएम का शपथ। दोस्तों शपथ क्या लेता है सीएम? शपथ जो सबसे पहले क्या लेता है सीएम? तो पद एवं गोपनीयता का। जो चीफ मिनिस्टर शपथ लेते हैं वो पद व गोपनीयता का शपथ लेते हैं। इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ कौन दिलाता है बताइए? इनको शपथ राज्यपाल दिलवाएंगे। इनको शपथ राज्यपाल दिलवाएंगे। आप लोग कभी भी मुख्यमंत्री का शपथ समारोह को देखे होंगे। आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक साथ दोनों में खड़े हैं, एक साथ अगल बगल में खड़े होते हैं और शपथ को लेते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले वो पद का शपथ लेते हैं। तो पद में यही कहता है दोस्तों कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ और संविधान के प्रति निष्ठा रखता हूँ, और वो अपने कर्तव्य के बारे में बताते हैं। ये उनके पद का शपथ है। जैसे ही ये शपथ लेते हैं वैसे ही तुरंत फिर उसके गोपनीयता का भी शपथ मुख्यमंत्री लेते हैं। तो शपथ दिलवाने का काम कौन करते हैं दोस्तों? ये राज्यपाल करते हैं। इनके शपथ को राज्यपाल दिलवाते हैं। और जैसे ही आप लोग देखते होंगे कि मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं उसके तुरंत बाद अन्य मंत्री भी शपथ लेना चालू करते हैं। तो शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलवाता है। और आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री को शपथ विधानसभा सदस्य के रूप में भी दिलवाया जाता है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तरदायित्व। यानी कि उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? ठीक है। दूसरा प्रश्न यहां पर यह आता है दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? यहां पर सामूहिक लिख सकते हैं। इसमें सामूहिक होगा और इसमें व्यक्तिगत होगा। ठीक है दोस्तों। तो व्यक्तिगत रूप से जब भी मंत्री होगा वो राज्यपाल के उत्तरदायित्व होंगे। किसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व होंगे, क्योंकि इनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। लेकिन यहाँ पर पूरे मंत्री परिषद की बात होगी तो वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे? सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो अगर राज्य में है तो विधानसभा के प्रति। ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है सामूहिक रूप से। ये तो उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया।
और इससे आगे पढ़ते हैं कि उनकी सदस्य संख्या कितनी होगी, यानी कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी। मंत्री परिषद की सदस्य संख्या, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या। तो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या जो है दोस्तों, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को समझिए। कुल सदस्य, कुल विधानसभा सीट का 15% होना चाहिए, 15% होना चाहिए। ये कैसी रहेगी? अधिकतम। जो अधिकतम सदस्य संख्या रहेगा दोस्तों कुल विधानसभा सीट का 15%। मान लीजिए कि बिहार है और बिहार में कुल विधानसभा सीट कितना है? 243, और इसका 15% अगर आप निकालते हैं दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे सामने आता है 36। तो अगर बिहार में कुल मंत्री परिषद की संरचना होगा, स्ट्रक्चर, वो 36 होगा। अच्छा, ये तो न्यूनतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम होना चाहिए कुल 12। यानी ये 36 कैसे रहेगा? एक रहेगा सीएम और 35 रहेगा अन्य मंत्री, और यहाँ पर एक सीएम प्लस 11 अन्य मंत्री। तो ये न्यूनतम होना चाहिए 12 और अधिकतम होना चाहिए 36। ये मंत्री परिषद की संरचना से जुड़ा हुआ बात है दोस्तों। और ये कब लिखा गया था? दरअसल एक संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, 51वां संविधान संशोधन 2003 में ये बात कहा गया था कि मंत्री परिषद की जो संरचना होगी वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि कुल मंत्री परिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कुल मंत्री परिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 51वां संविधान संशोधन के तहत ये बात कहा गया था। मंत्री परिषद बनने के लिए आपको सबसे पहले मंत्री परिषद बनने के लिए आपको विधानसभा का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, वहाँ का आप किसी एक में से सदस्य बन सकते हैं। मान लीजिए कि आपको मंत्री बनना है तो आपको विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर जहाँ विधानसभा है और साथ में विधान परिषद है तो आप विधान परिषद का भी सदस्य हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 7 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। जिस प्रकार से केंद्र में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, इसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो मान लीजिए कि आपको मंत्री बनना है तो राज्यपाल आपको अभी मंत्री नियुक्त कर सकता है, राज्यपाल आपको अभी मंत्री बना देगा, लेकिन 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर आपको विधान परिषद या विधानसभा का क्या लेना पड़ेगा? सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। तभी आप अपनी मंत्री पद को आप बचा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके आगे चलते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री भी आप ऐसे ही बन सकते हैं। आपको एक बार शुरू में मुख्यमंत्री तो बना दिया जाएगा, लेकिन 6 महीना के अंदर ही आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर आप नहीं बनते हैं तो आप अयोग्य
हो जाइएगा। उसके आगे समझिए और कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, कहीं कहीं पर अगर ये ऑप्शन न दिया रहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न रहता है, राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न रहता है। ठीक है, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है, तो राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न भी ये रहते हैं और ऐसे इनका कार्यकाल 5 वर्ष भी होता है। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल से जुड़ा हुआ ये बात है। आइए दोस्तों, अनुच्छेद 167 को पढ़ते हैं थोड़ा। अनुच्छेद 167 क्या कहता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 167 में। यानी कि आप देखिएगा कि जो मुख्यमंत्री जी जो शपथ लेते हैं वो अपना कर्तव्य के बारे में बताते हैं कि मैं अपने राज्य के सभी लोगों के साथ उनकी सेवा करूंगा, सभी लोगों को सेवा करने की बात करते हैं। तो ये उनका कर्तव्य है। आज जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या आप समझ सकते हैं कि इनके द्वारा जो राज्यों के लोगों के द्वारा किया गया भलाई वही मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 167 क्या बताता है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या क्या होंगे। ठीक उसी प्रकार से इसमें 189 को अगर घटा लीजिए तो क्या निकलेगा? यहाँ पर जो आपके सामने अंक निकलेगा इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा? प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है ये बताएगा। तो चलिए घटाते हैं। 167, 89, तो 17 में से 8, 15 में से, यानी कि अनुच्छेद 78 में क्या कर रहेगा? प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 78 क्या कहेगा? प्रधानमंत्री का कर्तव्य। लेकिन अनुच्छेद 167 क्या कहता है दोस्तों? मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख करता है। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 168, 168 यहाँ पर समझिए, जो राज्य का मंत्री परिषद होता है, राज्य का मंत्री परिषद, ठीक है, तो 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 सदन होते हैं। एक होते हैं विधान परिषद और एक होता है विधान सभा। तो राज्य का कोई भी मंत्री परिषद है, अनुच्छेद 168 के तहत वो विधान परिषद में भी जाके बैठ सकता है, बोल सकता है, और वो विधान सभा में भी बैठ सकता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई मंत्री है जो विधान परिषद के सदस्य हैं, तो वो विधानसभा में भी जाके बैठ सकता है। मान लीजिए कि कोई ऐसे मंत्री है जो विधानसभा के सदस्य हैं, तो ये विधान परिषद में भी आके बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। वोट ये सिर्फ वही करेंगे जिस सदन का वो सदस्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विधानसभा का वो सदस्य है और जाके वोट यहाँ डालेगा, नहीं। अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो वोटिंग भी वो यही करेंगे। तो ये अनुच्छेद 168 में लिखा हुआ है कि राज्य के मंत्री परिषद विधान परिषद और विधानसभा में बोल सकते हैं,
भाग ले सकते हैं उनकी कार्यवाही में, लेकिन वोट वो वही करेंगे जहाँ के वो सदस्य हैं। ठीक उसी प्रकार से केंद्र की बात अगर हम करें तो घटा दीजिए ना, 89 घटा दीजिए, 9 7। अनुच्छेद 79 में यही बात लिखा हुआ है कि केंद्र का जो मंत्रिपरिषद होता है, वो केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होता है वह लोकसभा और राज्यसभा में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट वो वही करेगा जिस सदन का वो सदस्य होता है। ठीक है, ये 79 में केंद्र के बारे में लिखा हुआ है। संसदीय सचिव, दोस्तों मुख्यमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री जो है संसदीय सचिव को नियुक्त करते हैं, संसदीय सचिव को नियुक्त करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अपने किसी भी विधायक को क्या बना देंगे, संसदीय सचिव बना देंगे। तो किसी भी विधायक को वो संसदीय सचिव बनाएंगे। तो देखिए, संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्यमंत्री। संसदीय सचिव किसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे, संसदीय सचिव किसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे, वो भी मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा संसदीय सचिव को, वो भी मुख्यमंत्री ही शपथ दिलाते हैं। यानी किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, किसी भी विधायक को क्या करेंगे, संसदीय सचिव नियुक्त करते हैं। यानी कि संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करवाएंगे, उत्तरदायित्व उनको मुख्यमंत्री के प्रति होगा और शपथ उनको कौन दिलवाएंगे, मुख्यमंत्री ही करवाएंगे। तो बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्रियों के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जो होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं वो बहुमत दल के नेता होते हैं, बहुमत दल के नेता होते हैं। मुख्यमंत्री बहुमत दल के नेता होते हैं, मतलब ये समझिए कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो बहुमत दल के नेता होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि बिहार में कुल विधानसभा की सीट 243 है और जो ½ + 1 रहेगा वही विजेता रहेगा। तो ½ + 1 का मतलब प्लस में आप 1 कर सकते हैं, चाहे जितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 122 + 1, ठीक है, इससे जो भी अधिक हो यही 50% से ऊपर जाता है। तो ये 122 प्लस का मुख्यमंत्री क्या होते हैं, इस बहुमत दल के नेता होते हैं। बहुमत तो यही हुआ कि जो आधा से ज़्यादा ले आए, तो उस बहुमत दल के नेता कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर और यहाँ से जुड़ा हुआ कुछ बात को समझिए, अगर मान लीजिए थोड़ा सा कि मंत्रिपरिषद के किसी एक भी सदस्य इस्तीफा दे दे, यानी कि उस पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाए, मंत्रिपरिषद के किसी एक भी सदस्य पे अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाए, तो सारे मंत्रिपरिषद का अविश्वास प्रस्ताव लग जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लग जाता है, प्रस्ताव
लग जाता है। यानी कहता ये है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद के किसी एक भी सदस्य पे अविश्वास प्रस्ताव अगर लग जाता है तो ये माना जाता है कि सारे मंत्रिपरिषद का अविश्वास प्रस्ताव लग जाता है। अगर इस्तीफा देगा तो सारे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो हम लोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को समझे हैं। उसके आगे हम लोग चलेंगे किसमें, मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर के ऊपर कि मंत्रिपरिषद होता क्या है। चलिए तो मंत्रिपरिषद को देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि मंत्रिपरिषद होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग केंद्र के मंत्रिपरिषद को समझते हैं कि केंद्र का मंत्रिपरिषद क्या होता है, और उसके बाद जब केंद्र का मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर जब हम लोग समझ जाएंगे तो राज्य का भी सेम ही बात है। राज्य का कहिए चाहे केंद्र का कहिए, कोई अंतर नहीं है। तो मंत्रिपरिषद की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले होता है कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल। इसके बाद बात किया जाए दोस्तों तो राज्य मंत्री, और इसके बाद उपमंत्री। ठीक है, उसके बाद उपमंत्री। तो सबसे पहले कैबिनेट, इसी को मंत्रिमंडल कहते हैं, और इसके बाद राज्य मंत्री, और इसके बाद उपमंत्री। तो इसका भी दो पार्ट होता है दोस्तों। एक इसमें होता है स्वतंत्र प्रभार, एक इसमें होता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और एक सिर्फ होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री सहायक जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यही स्ट्रक्चर केंद्र में चलता है और ऐसा ही स्ट्रक्चर राज्य में ही चलता है। अगर आप केंद्र का स्ट्रक्चर को समझ जाइएगा तो राज्य का स्ट्रक्चर भी समझना बहुत आसान होगा। अगर हम इसको एक डायग्राम के रूप में समझाएं तो कैसे समझेंगे, मंत्रिपरिषद की संरचना कैसे हो सकता है, समझिए। मान लीजिए दोस्तों तो सबसे पहले पीएम होगा, फिर आप सुनते होंगे पीएम की कैबिनेट, यानी कि पीएम का कैबिनेट, कैबिनेट की बैठक। तो यहाँ पर आप मंत्रिमंडल लिखिए, इसी को आप कैबिनेट भी कहेंगे। कब बहुत बार आप लोग न्यूज़ में सुनते हैं ना कि मोदी की कैबिनेट, तो मंत्रिमंडल। इसके बाद अगर आप राज्य मंत्री को लिखिए, इसके बाद आप एक और बनाना होगा आपको, क्योंकि अभी वहाँ पे उप मंत्री बाकी है, आप उप मंत्री को लिखिए। तो यही तो दोस्तों क्या है, ये मंत्रिपरिषद की संरचना है। यही मंत्रिपरिषद की संरचना है। जो मंत्रिपरिषद का जो स्ट्रक्चर होगा ये यही है। इसके अलावा दोस्तों अगर बोला जाए कि कैबिनेट, मंत्रिमंडल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मंत्रिमंडल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो समझिए। ये एक छोटा सा है और ये इसमें बड़ा बनाइए। ये हमारे पीएम रहेंगे इसमें, और पीएम का जो मंत्रिमंडल रहेंगे, पीएम का जो मंत्रिमंडल रहेंगे, यही मंत्रिमंडल की संरचना है। अब इसको आप समझिए। आप देखते होंगे कि आप करंट अफेयर्स का बुक रहता होगा तो उसमें आप देखते होंगे कि पहले लिखा रहेगा कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट में सबसे पहले देखिएगा नरेंद्र मोदी रहेंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी रहेंगे, और उसके बाद देखिएगा कि रक्षा मंत्री रहेंगे,
फिर वित्त मंत्री रहेंगे, उसके बाद देखिएगा सूचना मंत्री रहेंगे। जितने भी जो 15 से 20 व्यक्ति जो रहेंगे कैबिनेट में, वही तो कैबिनेट कहलाते हैं और ताकतवर वही होते हैं। उसके अलावा देखिएगा कि जब करंट अफेयर्स का बुक खरीदेगा तो उसमें आप देखिएगा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, सिर्फ राज्य मंत्री, फिर देखिएगा उप मंत्री। अगर उन सब चीज़ों को मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद हो जाएगा। लेकिन कैबिनेट का अर्थ हो गया कि एक प्रधानमंत्री और उनके साथ में उनका 15-20 लोगों का मंडल जो प्रमुख है, जैसे रक्षा मंत्री है। आप बहुत बार न्यूज़ में तो सुनते होंगे मोदी का कैबिनेट की बैठक। तो थोड़ा सा हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दोस्तों हम मिटाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। चलिए यहाँ पर अंतर देखेंगे हम, मंत्री परिषद का थोड़ा सा अंतर देख लेंगे और इसके बाद हम लोग मंत्रिमंडल का भी अंतर देखते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद का सबसे पहला बात मानिए कि इसका आकार बड़ा होता है। इसका आकार क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। इसका आकार बड़ा होता है, लगभग इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, ठीक है। इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखना है इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है। इसी को अंग्रेजी में कैबिनेट भी कहते हैं। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है और इसका आकार छोटा होता है। इसमें और लिखिए, इसमें 15 से 20 लोग शामिल होते हैं, 15 से 20 लोग शामिल होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें 15 से 20 लोग शामिल होते हैं और इसमें 60 से 70 लोग शामिल होते हैं। इसका चर्चा, यानी ये मंत्री परिषद का, इसकी चर्चा अगर केंद्र की बात करें दोस्तों, इसकी चर्चा अगर हम केंद्र में बात करें तो अनुच्छेद 74 और 75 में हो जाएगा। अगर इसकी चर्चा, मंत्री परिषद की चर्चा अगर हम राज्य में बात करें दोस्तों तो क्या होगा, अनुच्छेद 163 और 164, ठीक है दोस्तों। इसकी चर्चा अगर केंद्र में बात करें तो अनुच्छेद 74-75 में होगा मंत्री परिषद का, और यही मंत्री परिषद राज्य के मंत्री परिषद की चर्चा की बात करें तो अनुच्छेद 163 और 164 में होगा। लेकिन मंत्रिमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो मंत्रिमंडल की चर्चा अनुच्छेद 352 में है। तो क्या है 352 में, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल मंत्री परिषद के सलाह से राष्ट्रपति लगाते हैं, ठीक है। तो यही, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल के सहायता से, यानी मंत्रिमंडल से पूछकर कौन लगाते हैं, राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 352 में। तो यहीं पर एगो वर्ड जुड़ा हुआ है मंत्रिमंडल, वो किस अनुच्छेद में है, 352 में। अब मंत्री परिषद किस अनुच्छेद में है, 74-75। अगर राज्य की बात करें तो 163 और 164। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर हमारा जो मंत्री परिषद का जो स्ट्रक्चर था वो भी हम समझ लिए, और उसके पहले हम लोग मुख्यमंत्री को भी देख लिए। इसी तरह से हम आगे चैप्टर को बढ़ाते रहेंगे। अगला जो हमारा अपना क्लास रहेगा वो राज्य महाधिवक्ता को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग विधानसभा को देखेंगे और उसके बाद विधान परिषद को देख के अपना पार्ट 6 खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग दोस्तों
उसके आगे जो टॉपिक है उससे हम बहुत जल्द ही आपका संविधान को क्लियर करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग सुरक्षित रहिए और सजग रहिए। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में।